तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। एंड हम लोग फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर तुम लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लेना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुम्हें। तो आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इनको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें तो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिल जाएंगे। और ये लिए कहाँ से गए हैं? तो ये जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये उठाए गए हैं। झंडा भी काफी ज्यादा सिमिलर है हमारे इंडिया के झंडे से। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ली गई हैं। और आयरलैंड ने ये कहाँ से लिया था? ये स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन में थी डीपीएसपी, वहां से फिर आयरलैंड ने लिया और फिर आयरलैंड से हम लोगों ने लिया, ठीक है। तो हमारे वाले डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी ये हमने उससे भी इंस्पिरेशन ली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये किस रूप में थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में जो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट होती थी वो इंस्ट्रक्शन देती थी, यानी कि डायरेक्शन देती थी कि इसको जो गवर्नर्स और जो यहाँ पे वाइसरॉय होते थे उनको इंस्ट्रक्शन मिलते थे कि ये दो जो तुम्हें पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट करनी है इंडिया में। तो एक तरीके से उसी पे हम लोगों ने इन इन सारी चीजों से हमारी डीपीएसपी जो है वो इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में आ जाए कि कहाँ से लिया गया है, अगर आयरलैंड ऑप्शन में है तो आयरलैंड लगाना, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है तो वो लगा देना, या फिर स्पेन होगा। तो ये तीनों चीजें से हम लोगों ने इंस्पिरेशन लिया है। हालांकि स्पेन से आयरलैंड ने लिया था एंड आयरलैंड से हम लोगों ने लिया था। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड जो है वो डायरेक्शन दे रही थी वाइसराय को, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो है वो नया कंसेप्ट है। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो डायरेक्शन दे रहा है किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो डायरेक्शन दे रहा है गवर्नमेंट को कि ये तुम्हें अपनी पॉलिसी में इंप्लीमेंट करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है तुम्हें, जब तुम कोई लॉ बनाओ, कोई लेजिस्लेशन पास करो, या फिर कोई पॉलिसी जो है वो तुम ला रहे हो देश के लिए। तो इन जो चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है वही दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में। तो इसमें एक तरीके से हमें सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स देखने को मिल जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, वहां पर हमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मिलते थे, और यहाँ पर हमें सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स जो है वो मिलेंगे। अब सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है वो हमें गारंटी के रूप में मिल जाते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसएबल होते हैं। लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स तुम्हें अगर तुम्हारे अगर दिमाग में आ रहा हो तो ये जो है वो हमें गारंटी में क्यों नहीं मिले? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी या फिर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स जो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में मिल रहे हैं, उनको जस्टिसएबल क्यों नहीं रखा गया? इनको क्यों ना फंडामेंटल राइट्स में डाला गया? इसके पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि ये जो है वो रिसोर्सेज मांगते हैं, ठीक है। तो इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा होना चाहिए। मान लो जैसे तुम्हें पेंशन देनी है, तुम्हें रिजर्वेशन देना है, तुम्हें फ्री लीगल एड देनी है, तो ये सारी चीजें हैं। तुम्हारे लिए इंस्टीट्यूशंस बनवाने हैं नए नए, तुम्हें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देना है, तो ये जो सारी चीजें हैं उनके लिए क्या लगता है? उनके लिए पैसा लगता है, उनके लिए रिसोर्सेज लगते हैं। तो ये जो सारी चीजें थी जो डीबीएसपी में हमें देखने को मिल रही हैं, वो उसके लिए रिक्वायर्ड है रिसोर्सेज, उसके लिए पैसा मांगता है। लेकिन जब हम लोग आजाद हुए थे और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो हम लोग नए नए आजाद हुए थे, एंड उस समय पे हमारे पास उतने ना तो पैसे थे और ना उतने रिसोर्सेज थे, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी। और एक तरीके से हम लोग नए नए जो है वो इस डेमोक्रेसी का हिस्सा बने थे। तो हमारे पास उतनी जब रिसोर्सेज नहीं थे, तो जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा कि ये हम लोग जो है वो बाद में इनको राइट जो है देने का प्रावधान जो है संविधान में दे जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है वो सरकार जो है उनको डायरेक्शन देंगे कि जब तुम्हारे पास ये रिसोर्सेज हो, तुम्हारे पास पैसा हो, जब तुम इस काबिल हो, जब तुम इनको इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स दे सको, तो इनको दे देना। तो ये डायरेक्शंस जो है वो देके चले गए हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हमें देखने को मिल जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो हमें देने का काम करते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। याद रखना, हम लोगों ने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। एंड आयरलैंड ने लिया था स्पेन से। और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे, वहां से भी हम लोगों ने डीपीएसपी की जो चीजें हैं वो उठाई हैं। तो वहीं पे अब हम लोग डिफरेंस की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में क्या क्या जो है वो डिफरेंसेस हैं या फिर क्या क्या समानताएं हैं? एक तो दोनों ही जो है वो हमें राइट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दे रहे हैं, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है वो हमें सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, दोनों ही हमें राइट्स दे रहे हैं, दोनों ही एक प्रकार की डायरेक्शंस हैं, तो दोनों ही डायरेक्शंस हैं। अब ये फंडामेंटल राइट्स डायरेक्शंस कैसे हैं? ये एक तरीके से नेगेटिव डायरेक्शंस दे रहे थे स्टेट को कि ये काम मत करना, कि जो आज़ादी है किसी बंदे की वो चली जाए, तो किसी की लाइफ मत ले लेना, कि कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन दे रहे थे स्टेट को। अब जो डीपीएसपी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन देने का काम करेगी, तो कि ये चीजें करो, रिजर्वेशन दो और पेंशन दो, इक्वल पे पर इक्वल वर्क दो। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तो
अब इसकी डिफरेंस को भी हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है, वही नेगेटिव डायरेक्शन दे रहे थे, स्टेट को ये प्रोहिबिट कर रहे थे कि सर्टेन जो थिंग्स हैं वो तुम्हें नहीं करनी है, कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट नहीं होने चाहिए किसी व्यक्ति के। एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है वो क्या है, वो पॉजिटिव जो है वो तुम्हें डायरेक्शन देंगी, किसको, स्टेट को देंगी, ठीक है, तो स्टेट को पॉजिटिव डायरेक्शन देंगी। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं, यानी कि इनको कोर्ट में इन्फोर्स करवाया जा सकता है, अगर ये जो है वो अगर वायलेट होते हैं तो तुम लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाके रेट इशू करवा के इनको जो है वो मनवा सकते हो। डीपीएसपी हालांकि नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि तुम सीधा कोर्ट वोट में नहीं जा सकते। डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई सरकार को कोई लॉ बनाना पड़ेगा या फिर कोई पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें थी। दे एम एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री बाय गारंटिंग इक्वालिटी, लिबर्टी, रिलीजियस फ्रीडम एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश करती है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, रिलीजियस फ्रीडम ये और ये कल्चरल राइट्स जो है वो सब देके, ठीक है। और ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं डीपीएसपी, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़े तो दे हैव लीगल सैंक्शंस, यानी कि अगर सरकार जो है वो इनको नहीं मानती है तो लीगल एक्शंस उसके खिलाफ कर सकते हैं हम लोग। एंड ये जो मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस उस पर लगा सकते हैं, यानी कि जो सरकार से ये उम्मीद की जाती है जब वो अपनी पॉलिसी और ये कोई लॉ बनाए तो ये डीपीएसपी का ध्यान रखे, तो मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस उस पे लग सकते हैं। जैसे अगर कोई सरकार जो है वो डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रही है तो एक तरीके से हम ये कर सकते हैं कि अगली बार जब चुनाव हो तो उससे जवाब मांगे, तो ये क्या है, पॉलिटिकल सैंक्शन हो जाएगा एंड मॉरली उसको ये सब करना चाहिए। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स थे वो इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे थे, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को ये बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरीके से इंडिविजुअल पे फोकस थे, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैं वो कम्युनिटी पे फोकस हैं, ठीक है, कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना चाहिए, और ये सारी जो चीजें हैं वो सब डीपीएसपी में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये कम्युनिटी पे फोकस करेंगे, और जो फंडामेंटल राइट्स जो थे वो इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे थे, ठीक है। तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए कोई लेजिस्लेशन, कोई भी लॉ की जरूरत नहीं है फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो कोई भी कानून पास करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही जस्टिसेबल है। अगर उनका कोई वायलेशन होता है तो हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि डीपीएसपी को अगर हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है तो सरकार को कोई लॉ लाना पड़ेगा, देन वो उसके बाद लॉ पास होगा, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये खुद से अपने आप में इन्फोर्स नहीं होते, ये इनके लिए एक लॉ लाना पड़ेगा, देन इनको इन्फोर्समेंट मिलेगा। द कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वायलेट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स एज अनकंडीशनल, ठीक है। अगर लास्ट में अगर कोई लॉ जो है वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, देन उसको जो कोर्ट है उसको अनकंस्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड घोषित कर सकता है। हालांकि डीपीएसपी के साथ ये केस नहीं है, वो नॉन जस्टिफिएबल है, ठीक है। तो याद रखना, कोर्ट जो है वो किसी लॉ को इनवैलिड या फिर अनकंस्टिट्यूशनल घोषित नहीं कर सकता अगर वो डीपीएसपी को वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें थी वो हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स किस तरीके से सिमिलर हैं एंड किस तरीके से जो है वो थोड़े बहुत डिफरेंस में है। फिर हम लोग अपने आर्टिकल की ओर बढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट जो आर्टिकल हम लोग कर रहे होंगे वो है आर्टिकल नंबर 36। तो 36 से लेके 51 तक हमें डीपीएसपी देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में देखा था, फंडामेंटल राइट्स के शुरू में जो आर्टिकल 12 था उसमें स्टेट की डेफिनेशन मिल रही थी, ठीक है, तो स्टेट जो था उसको डिफाइन किया गया था आर्टिकल 12 में। ऐसे ही डीपीएस में भी जब यहाँ से शुरुआत होती है आर्टिकल 36 से, तो आर्टिकल 36 में ही स्टेट की डेफिनेशन देखने को मिल जाती है हमें डीपीएसपी में, ठीक है। तो पार्ट 4 में भी आर्टिकल 36 में सेम डेफिनेशन है जो आर्टिकल 12 में थी, तो यानी कि जो पार्लियामेंट वगैरह हो गई, जितनी भी स्टेट लेजिस्लेचर हो गई, पार्लियामेंट हो गई, यूनियन गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, या फिर सरकारी कंपनियां जितनी हैं, या फिर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी भी जो अगर सरकार का काम कर रही है, वो सब किसकी डेफिनेशन में आएंगे, स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। तो सेम डेफिनेशन है स्टेट की, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था एंड यहाँ पे भी हम लोगों ने एक बार रिविजिट कर लिया इसको। अब आर्टिकल 37 जो है वो क्या कहता है, वो नेचर बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का। तो नॉट एनफोर्सेबल बाई कोर्ट्स, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि अगर इनको जो है वो देने से मना कर दिया जाता है तो हम लोग सीधा कोर्ट में जाके इनको नहीं मनवा सकते। ये जो है वो फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, ठीक है, तो गवर्नेंस के लिए ये फंडामेंटल है। जो लॉ सरकार बनाएगी उनको ये चाहिए कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए वो कोई लॉ बनाए या फिर जो है वो देश के लिए काम करे। तो फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, लेकिन ये इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट नहीं है, क्योंकि फॉर द ऑब्वियस रीजन उस समय हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम इनको गारंटी के रूप में दे सकें, क्योंकि हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था। तो इनको डीपीएसपी को अप्लाई करना वाइल मेकिंग लॉज जो है वो ड्यूटी है किसकी, स्टेट की, ठीक है। तो स्टेट की डेफिनेशन पिछले आर्टिकल में थी, और इस आर्टिकल में हम लोगों ने नेचर देखा कि डीपीएसपी को अप्लाई करना सरकार की ड्यूटी है, और इन्फोर्सेबल ये नहीं है, तो नॉन जस्टिसिएबल इनको कह सकते हैं, ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल।
एंड फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, याद रखना, एंड सरकार की ड्यूटी है, ठीक है। तो डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा लाइन है, इसको याद रखना अच्छी लाइन है। डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल, इनको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवा सकते, लेकिन गवर्नेंस में ये फंडामेंटल हैं। जो कानून बनाए जाएंगे उनमें इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग अच्छे तरीके से कानून बनाएंगे और देश का जो है वो भला हो पाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 38 की। तो आर्टिकल 38 जो है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करता है, यानी कि लोगों के, लोग जितने भी भारत में लोग हैं उनके भले की बात करता है, कि सरकार को चाहिए कि वो समाज में कुछ ऐसा वो करे, ऐसे लॉज बनाए, ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करे कि लोगों का भला हो सके और जो इंडिया है एक वेलफेयर स्टेट बन सके, ठीक है। तो एक वेलफेयर स्टेट बनाना है इंडिया को अल्टीमेटली, तो वो कहता है ये आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 को कर्नल कर्नल ऑफ द डीपीएसपी भी कहा जाता है। तो याद रखना आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है, कि यहाँ पे सभी लोग जो हैं वो एक रूप में खड़े हों और एक साथ खड़े हों। तो ये सब बनाने की बात करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब वेलफेयर ऑफ द पीपल जो है वो करना है स्टेट को, ठीक है। अब वेलफेयर में क्या आता है, वेलफेयर में आता है लोगों को जस्टिस देना, जस्टिस देना सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो मिले सभी लोगों को, ये जो है वो अल्टीमेटली एम है हमारा। यानी कि वेलफेयर ऑफ द पीपल से मतलब क्या है, कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिले सभी को, ठीक है। तो वेलफेयर का मतलब ये नहीं है कि सबको ऑडी ऑडी या फिर मर्सिडीज बांट दो, उनको सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिले, ठीक है। तो ये है एम, ठीक है। तो गरीब अमीर का जो गैप है वो ज्यादा ना हो, और जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं वो भी एक तरीके से समान जो भागीदारी है उनकी हो। तो ये सारे जो काम है वो करने हैं स्टेट को। तो वेलफेयर स्टेट जो है वो हमें बनाना है। द स्टेट, वहीं सब क्लॉज 2 की हम लोग बात करें इसकी, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनक्वालिटीज, ठीक है। तो इनक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है। कैसी कैसी इनक्वालिटीज होती हैं, इनकम की इनक्वालिटीज होती हैं, एंड स्टेटस की इनक्वालिटीज होती हैं, फैसिलिटीज की इनक्वालिटीज होती हैं, अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी इनक्वालिटीज होती हैं। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो जैसे हम लोगों ने वोटिंग राइट्स जो है वो दे दिए, तो एक पर्सन का एक ही वोट है, चाहे वो कोई मजदूर हो या फिर कोई प्रधानमंत्री हो या फिर अडानी अंबानी हो, सबके वोट की वैल्यू जो है वो सेम है। तो ये क्या है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो हमें मिल गया, और सब एक ही लाइन में खड़े होंगे वोट देने के लिए। तो यहाँ पर हमें पॉलिटिकल जस्टिस देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मजदूर है, जो कि गरीब किसान है, और अंबानी के हमें अगर कंपेयर करें, तो उसके स्टेटस में बहुत ज्यादा अंतर है। इसकी इनकम भाई बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत कम है, तो यहाँ पर इनकम इक्वालिटी जो है वो बहुत है। फैसिलिटीज़ भी जो है वो इसको हो सकता है अच्छा हॉस्पिटल वगैरह ना मिले, अच्छे स्कूल स्कूल कॉलेज नहीं मिले इनके बच्चों को। तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ की भी इनक्वालिटीज़ होती हैं। तो स्टेट को क्या चाहिए, ये जितनी भी इनक्वालिटीज़ हैं उनको मिनिमाइज करना होगा। तो ये जो है वो आर्टिकल 38 दे रहा है स्टेट को डायरेक्शन। तो याद रखना है आर्टिकल 38 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर स्टेट की ये बात करता है, और जितनी भी इनक्वालिटीज हैं समाज में उनको खत्म करने की बात करता है आर्टिकल नंबर 38। तो सबका वेलफेयर होना चाहिए चाहे कोई भी हो, तो ये आर्टिकल नंबर 38 बात करता है। फिर नेक्स्ट हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट की बात कहाँ पे की जाती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में की जाती है। एंड आर्टिकल 38 हम तुम लोग याद रखना वेलफेयर की बात करता है। हालांकि जितनी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है उन सब में ही वेलफेयर दिया जा रहा है। तो ये याद रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वेलफेयर स्टेट, याद रखना। फिर हम लोग आर्टिकल 39 की ओर बढ़ेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो देने की डायरेक्शंस देता है स्टेट को। सबसे पहले तो मैन एंड वुमेन को बराबर जो है वो हक मिलना चाहिए फॉर एडिक्वेट लाइवलीहुड, ठीक है। तो उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए बराबर जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि डीपीएसपी जो है वो राइट्स दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर राइट जो है वो तुम लोग देख भी सकते हो कि राइट जो है वो लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली डीपीएसपी में भी हमें राइट्स ही मिल रहे हैं। तो मैन और वुमेन का बराबर से हक होना चाहिए फॉर एडिक्वेट लाइवलीहुड, ठीक है। तो वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, दोनों मैन एंड वुमेन, तो उसको जो है वो बराबर से अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। ये सब क्लॉज ए ऑफ द 30 आर्टिकल नंबर 39 जो है वो हमें देकर चले जाता है। अब जो सब क्लॉज बी और सी हैं, जो है वो लगभग एक ही बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे कंट्री में रिसोर्सेज हैं, या जैसे कि हम लोग पानी मान सकते हैं, जैसे हम लोग कोयला मान सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मान सकते हैं, जितनी भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको मान सकते हैं। वो जो रिसोर्सेज हैं उनका जो है वो कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी सेक्ट ऑफ पीपल के पास ज़्यादा पहुँच जाएँ, और जो लोअर तबके के लोग हैं उन तक वो ना पहुँच पाएँ। तो ऐसा हो जाए कि सिर्फ़ अमीरों के घर में बिजली आ रही है और गरीबों के घर में बिजली नहीं आ रही है। अमीरों को जो है वो हॉस्पिटल्स और वो सब मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है। तो और अमीरों के घर में पानी आ रहा है अच्छा एंड गरीबों के घर में पानी नहीं आ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल सब क्लॉज़ बी एंड सी जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी
आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। ठीक है, तो कॉमन गुड को सर्व करना चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी का ख्याल रखे कि सबको जो है, सबके लिए वो अवेलेबल हो, और कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ जो है वो नहीं होना चाहिए कि वेल्थ जो है एक ही बंदे पे पहुंच जाए, तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। अब सब क्लॉज डी जो है वो क्या कह रहा है, सब क्लॉज डी जो है वो इसका कह रहा है कि मैन एंड वुमेन बोथ को बराबर से बराबर पैसा मिलना चाहिए बराबर काम के लिए। ठीक है, तो अगर दोनों की कंडीशन अगर सिमिलर है, दोनों बराबर काम कर रही हैं, तो दोनों को पैसे भी बराबर मिलने चाहिए। तो स्टेट को ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज जो हैं और या फिर लॉज बनानी चाहिए कि अगर लड़की अगर कोई बराबर काम कर रही है मर्द के, तो उसको बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो ये सब क्लॉज डी ऑफ आर्टिकल 39 जो है वो कहता है। अब आर्टिकल ई की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट वे में भी देख लेंगे, यहाँ पर काफी ज्यादा भसड़ मची हुई है, तो तुम लोग डरना मत, इसको देखिए अगले पेज में हम लोग इसको काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे। अब सब क्लॉज ई जो है वो क्या कह रहा है, जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं, जैसे हम लोग मान सकते हैं जो टेंडर एज के चिल्ड्रन हैं, जो छोटे बच्चे हैं, या फिर जो एजेड पीपल हैं, उनसे हम लोग अंधाधुंध काम नहीं करवा सकते, उनकी हेल्थ एंड स्ट्रेंथ का ध्यान रहे। तो एक तरीके से ये कह रहा है स्टेट को कि तुम लोग पेंशन की व्यवस्था करो बुजुर्ग लोगों के लिए, उनसे अंधाधुंध ऐसा नहीं है, जिंदगी भर तुम लोग काम करवाए जा रहे हो, तो ठीक है, तो उनकी एज एंड स्ट्रेंथ का जो है उसका ध्यान रखा जाए। तो इसको हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट एब्यूज। ठीक है, तो उनकी हेल्थ एंड स्ट्रेंथ को एब्यूज नहीं करना है। एंड द सिटीजन आर नॉट फोर्स बाई इकोनॉमिक नेसेसिटी। ठीक है, तो उनको मजबूर नहीं करना है कि वो कोई ऐसे एवोकेशंस करे, ऐसे काम करे जो उनकी एज और स्ट्रेंथ के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो बच्चे से तुम बहुत बड़ा ज्यादा ताबड़तोड़ काम नहीं करवा सकते, और जितने भी तुम बुजुर्ग लोग हैं उनसे उनको मजबूर नहीं कर सकते कि वो जब तक जिए, जब तक काम करते रहो, नहीं तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो मतलब ये अल्टीमेटली क्या कह रहा है, पेंशन वगैरह की सुविधा देनी चाहिए, जितनी भी हम लोग रिटायरमेंट के बाद पेंशन वगैरह मिलनी चाहिए। तो ये आर्टिकल सब क्लॉज ई जो है वो कह के चला जाता है स्टेट को डायरेक्शन देके। तो सब क्लॉज ई की हम लोग बात करें, तो दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज डेवलप इन हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, एंड द चाइल्डहुड एंड द यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मॉरल एंड मटेरियल डेवलपमेंट। तो सब क्लॉज ऐप जो है वो क्या कहता है, चिल्ड्रंस को जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट में वो ग्रो होने चाहिए, और उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, मतलब बेसिकली चाइल्ड राइट्स की बात करता है सब क्लॉज ऐप ऑफ आर्टिकल 39, कि उनको जो है वो पूरी तरीके से सुविधा मिलनी चाहिए अच्छी खासी। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं आर्टिकल 39 को। तो सब क्लॉज ए जो है वो उसका क्या कह रहा था कि एडिक्वेट लाइवलीहुड मिलना चाहिए फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ठीक है, तो मैन एंड वुमेन दोनों को एडिक्वेट लाइवलीहुड, जीवन यापन करने का जो साधन है वो उनको मिलना चाहिए। प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये मतलब बी एंड सी जो है वो दोनों एक ही बात कह रहे थे, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड जो रिसोर्सेस हैं उनको सारे लोगों के लिए वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो बी एंड सी जो है वो ये दे देते हैं। एंड डी जो है वो बात कर रहा था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि मैन एंड वुमेन को बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए अगर वो एक बराबर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बराबर सिचुएशन में बराबर काम कर रहे हैं, तो जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, और जितने भी पुरुष हैं, दोनों को बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। अब ई वाला जो है वो वर्कर प्रोटेक्शन की बात कर रहा था कि कैसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे काम ना करवाया जाए, उनको पेंशन दी जाए, एंड जो चिल्ड्रन हैं उनसे हैवी काम ना करवाया जाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो वर्कर प्रोटेक्शन में हमें देखने को मिल जाती हैं कि उनको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जो एज और स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए वर्कर्स की। ठीक है, और फिर लास्ट वाला जो सब क्लॉज एफ जो था वो चिल्ड्रंस को प्रोटेक्शन दे रहा था कि उनको हेल्दी एनवायरनमेंट में ग्रो होना चाहिए, और उनको अब्यूज नहीं करना है एंड एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब था आर्टिकल 39 में। क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्जाम में आया था, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज अ वायलेशन ऑफ। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ जो कि हम लोग इस आर्टिकल में देख रहे थे वो वायलेशन है डीपीएसपी का। तो याद रखना ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आ चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें तो हमें आर्टिकल 31C देखने को मिल रहा है। तो आर्टिकल 31C कहाँ से आ गया, हम लोग डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 36 से हमारे यहाँ की चीजें स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन आर्टिकल 31 जो सी जो है वो रिलेटेड है डीपीएसपी से। ठीक है, तो डीपीएसपी से रिलेटेड क्यों है इसकी हम लोग बात करेंगे। तो ये 25वें संविधान संशोधन से आया था, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था बाई इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के टाइम पे ये आया था, एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आया था। अब ये डीपीएसपी से इस प्रकार रिलेटेड है, ये गवर्नमेंट को परमिशन दे रहा था कि जब आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी और 39 सब क्लॉज सी को इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना देती है कि वो कुछ फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे वायलेट भी कर दे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 25 के थ्रू इंदिरा गांधी ने डाला कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वगैरह, तो सब क्लॉज बी और सी हमें क्या दे रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और जो रिसोर्सेज हैं वो जो है वो सब में बराबर बटे हुए होने चाहिए। तो अगर इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है जिससे तुम्हारे कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो जाएं, तो वो
वो अलाउ करने की बात कहती है। तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया इन केशव नंद भारती केस। तो केशव नंद भारती केस 1973 में इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि ये तो भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स लेके जा रहा है, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये दैट इज अलाउड, ठीक है। तो ये इसको पास कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो 31 सब क्लॉज सी जो है वो अलाउड है। तो फिर एक बार ये पास हो गया, फिर 1976 में क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको एक्सपेंड कर दिया गया, ठीक है। तो 31 सी को एक्सपेंड करने की कोशिश की इंदिरा गांधी जी ने। इसको एक्सपेंड करके क्या कर दिया कि कोई भी डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए हम भी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका प्रावधान था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का प्रावधान था कि कोई भी डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट कर दो तो तुम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये एक्सटेंड किया गया इस आर्टिकल 31 सी को। फिर से इसको सुप्रीम कोर्ट में सुना गया इन मिनर्वा मिल्स केस। तो मिनर्वा मिल्स केस में क्या हुआ, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। तो मिनर्वा मिल्स केस में फिर जो एक्सटेंडेड पावर था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, क्योंकि ये तो जुडिशियल रिव्यू की पावर पूरी तरीके से लेके जा रहा था एंड दैट वाज नॉट अलाउड। तो ये एक तरीके से इसको फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जो एक्सटेंडेड पार्ट था, ठीक है। तो जो पहले से ही इम्प्लीमेंट इतना जो हो रखा था वो तो अलाउड है, लेकिन जो एक्सटेंडेड पार्ट था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। तो ये तुम लोग याद रखना, काफी डिटेल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर हम लोग आर्टिकल 39 ए की बात करते हैं। तो ए जो है वो बड़ा वाला ए जो है वो कब लगाते हैं हम लोग, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया जाता है। तो आर्टिकल 39 ए जो है वो ऐड किया गया था थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। तो 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 39 ए जो है वो डाला गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो 39 ए है वो क्या कहता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है, यानी कि सभी को समान जस्टिस मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, ठीक है। तो कोई गरीब व्यक्ति अगर कोई अपना एडवोकेट एडवोकेट नहीं कर सकता है, कोई अपना वकील नहीं कर सकता है, तो सरकार को कोई एक लेजिस्लेशन बनाना होगा, लॉ बनाना होगा, जिसके थ्रू वो फिर इसको एक वकील जो है वो मुहैया करवाया जाए। तो बहुत सारी जो सरकारी वकील तुम लोगों ने देखा होगा, सरकारी वकील मिलते हैं जितने भी गरीब लोग जो अपना वकील खुद नहीं कर सकते, ठीक है। तो सरकारी वकील देने का काम जो है वो स्टेट करेगी, ये डायरेक्शन दी जाती है थ्रू 39 ए, ठीक है। 39 ए याद रखना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको ऐड किया गया था इन द इंदिरा गांधी टाइम, ठीक है। तो सबको जस्टिस मिलना चाहिए, और जस्टिस कैसे मिलेगा, जब कोर्ट में तुम्हारी बात चल रही हो तो तुम्हें वकील जो है वो मुहैया कराएगी सरकार। तो इसके लिए फिर लॉज भी बने, जैसे लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो बीपीएसपी जो है उनको लॉ के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो लॉ जब तक पास नहीं होगा तब तक डीपीएसपी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो इसके लिए फिर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 जो है वो आया। फिर इसके थ्रू नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो हैं वो बनाई गई, जो कि हर स्टेट में होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर जो है वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होती हैं, जो कि वकील जो है वो मुहैया करवाती हैं सबको। तो फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं गरीब लोगों को, ये नालसा। एंड याद रखना, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। द स्टेट शेल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस। तो जस्टिस को प्रमोट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, ठीक है। तो एक लॉ निकलेगा और लॉ निकला ये, और इसके थ्रू फिर ये अथॉरिटी बनी, और जिसके थ्रू फिर हमें लीगल सर्विसेज मिल जाती हैं फ्री। तो ये सारी चीज़ें थी आर्टिकल 39 ए की, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। अब हम लोग बात करें तो अब हम लोग बढ़ेंगे आर्टिकल 40 पे, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। तो ये स्टेट को डायरेक्शन देता है कि विलेज पंचायत को प्रमोट किया जाए और उनको जो है ऑर्गेनाइज करवाया जाए। तो ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाए एंड इंडो दैम विद सच पावर्स, उनको पावर्स मिलनी चाहिए और अथॉरिटी मिलनी चाहिए, और फिर वो एक तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट का काम कर सके, ठीक है। तो ये सब किसकी बात थी, ये सब महात्मा गांधी जी के विचार थे। तो जितना भी ये ग्राम स्वराज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये सब किसके आइडियाज हैं, तो गांधी जी के आइडियाज हैं। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल नंबर 40 जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो याद रखना, गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, ठीक है। तो विलेज पंचायत जो है वो देखने को मिल जाएंगी हमें हर एक स्टेट में, कुछ कुछ स्टेट्स में नहीं भी हैं। तो ये अब फिर उनके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये डीपीएसपी में है। तो याद रखना, अधिकांश स्टेटों में हमें विलेज पंचायत देखने को मिल जाती हैं, कुछ में नहीं है, तो हम उसका फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करवा देंगे आर्टिकल 40 में। अब आर्टिकल 41 की ओर बढ़ें तो वो क्या देता है हमें, राइट टू वर्क देता है, राइट टू एजुकेशन देता है, एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस देता है, ठीक है। पब्लिक असिस्टेंस, जब हमारी मदद की जाए इन सर्टेन केसेस,
तो सर्टेन केसेस में पब्लिक असिस्टेंस मिलना चाहिए लोगों को, ठीक है। द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, तो हम लोगों ने बात की थी स्टेट के पास एडिक्वेट वो पैसा होना चाहिए, तभी वो जो है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर पाएगा, इसीलिए इसको डीपीएसपी में रखा गया। तो स्टेट को ये डायरेक्शन दे रहा है कि मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क टू एजुकेशन, ठीक है। तो राइट टू वर्क मिले लोगों को, राइट टू वर्क मिले, और ये हम लोगों ने फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के थ्रू करवा दिया, 100 डे का वर्क दिलवा के, ठीक है। तो ये लॉ बन गया इसके लिए। ये तुम लोग याद रखना, एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, एजुकेशन के लिए फिर भांति भांति प्रकार की नई नई स्कीम्स तुम लोगों ने देखी होगी, स्किल इंडिया हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ये सब क्या है, ये एजुकेशन और स्किल जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो स्किल की बात कर लेंगे इसमें। एंड पब्लिक असिस्टेंस भी मिलना चाहिए इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कोई बेरोजगार है तो उसको पब्लिक असिस्टेंस मिलना चाहिए। ओल्ड एज में उनको पेंशन दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो याद रखना, सिकनेस में हम लोग उसको कुछ वो इंश्योरेंस वगैरह ये सब सारी जो चीज़ें हैं, और पेंशन वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं उसको देने की बात करता है, तो ये पब्लिक असिस्टेंस में आ जाती हैं ये सारी चीज़ें, पेंशन वगैरह ये सब, ठीक है। तो कौशल विकास योजना हो गई, वो एजुकेशन के लिए हो जाएगी। एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोगों ने, राइट टू वर्क के लिए हम लोगों ने ये मनरेगा हो गया। एंड पेंशन के लिए पेंशन स्कीम्स जितनी भी हैं गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स की, वो सब किस में आ जाएंगी, इस आर्टिकल के थ्रू पब्लिक असिस्टेंस में आ जाएंगी, ठीक है। तो याद रखना ये सारी जो चीज़ें हैं वो आर्टिकल 41 हमें दे रहा है। अब तुम लोगों को राइट टू वर्क तो मिल गया, लेकिन तुम्हारी वर्किंग कंडीशन जो है अगर बदतर हैं, तो तुम लोग क्या ढंग से वर्क कर पाओगे, या फिर तुम्हारे राइट्स जो हैं वो तुम्हें मिलेंगे ढंग से, तो नहीं। तो इसलिए आर्टिकल 42 जो है वो संविधान में डाला गया, जो कि बात करता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की, ठीक है। तो जहाँ पे तुम लोग काम कर रहे हो वहां वहां पर प्रॉपर जो है ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए, तो इंसानों के रहने लायक वो होनी चाहिए, ठीक है, तो वर्क करने लायक। तो वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह की सुविधा, फर्स्ट एड, और आग बुझाने वाला वो जो होता है, वो सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। तो ये जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए वर्क की। और मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है आर्टिकल 42। तो जो जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए, या फिर जिसका बच्चा हो चुका है तो उनको मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा, उनको छुट्टी मिलती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो की जाती हैं अंडर आर्टिकल 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस मिल गई और तुम्हें मैटरनिटी रिलीफ भी मिल गया। लेकिन मान लो अगर तुम्हारी वेजेस जो हैं वो मान लो सिर्फ 1 रुपया है, तो तुम लोग कैसे करोगे? तो इसके लिए आर्टिकल 43 डाला गया संविधान में, जो क्या कहता है, लिविंग वेज की बात करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये लिविंग वेज की बात करता है। तो तुम्हें कुछ ऐसी वेजेस मिलनी चाहिए जो कि लिविंग वेज हो, तुम अपना जीवन यापन जो है वो सुचारू रूप से अच्छे तरीके से कर सको। तो इतना पैसा तो तुम्हें कम से कम मिलना चाहिए फॉर वर्कर्स, ठीक है। ठीक है, तो ये बात करता है तुम्हें लिविंग वेज मिलनी चाहिए, यानी कि रीजनेबल वेज मिलनी चाहिए। तो इसके इसके थ्रू फिर तुम लोगों ने डीए वगैरह सुना होगा, डीएनएस अलाउंस, और जितनी भी ये मतलब कमीशन वगैरह आती हैं सैलरी वैलरी बढ़ाने के लिए, तो ये जो है वो इसी आर्टिकल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही होता है, ठीक है। तो डीएनएस अलाउंस हो गया, और जो तुम्हारी जितनी भी वेजेस के थ्रू वो सारी चीजें हैं वो इसी आर्टिकल के थ्रू निकल के आती हैं। कंडीशंस ऑफ वर्क इंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लीजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि तुमसे काम करवाया जा रहा है तो सिर्फ काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम करवाया जा रहा है। तो तुम्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि तुम अपना इंजॉयमेंट भी कर सको और अपना लीजर जो है वो सारी चीजें तुम लोग कर सको। तो तुम्हें अपने कल्चरल अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी बनाने का मौका देना होगा सरकार को। यानी कि तुम लोग अगर ईद मनाना चाहते हो तुम लोग ईद मनाओ, तुम लोग को दिवाली मनाना चाहते हो तो तुम लोग दिवाली मनाओ, तुम लोग क्रिसमस डे मनाना चाहते हो तो तुम लोग क्रिसमस डे बनाओ, और तुम लोग अगर गुरु नानक जयंती मनाना चाहते हो गुरु नानक जयंती मनाओ, तुम लोग इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तुम्हें जो मनाना है, तुम्हें सब मनाना है, तुम सब मनाओ। तो यानी कि जितनी भी हॉलीडेज वगैरह हैं वो तुम्हें दी जाएंगी फॉर योर एंजॉयमेंट एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज को यूज करने के लिए, ठीक है। तो तुम अपने सारे त्योहार मनाओ और तुम अपना गोवा घूमने जाओ, और जो भी तुम्हें करना है वो उसके लिए कुछ जो है वो लॉस वगैरह बनाएगी सरकार, ताकि तुम अपनी लाइफ जो है वो सिर्फ काम में ना रहकर थोड़ा इंजॉयमेंट और तुम अपनी कल्चरल एक्टिविटीज को कर पाओ, ठीक है। तो ये जो सारे प्रावधान है वो आर्टिकल 43 हमें देता है। एंड आर्टिकल 43 में एक और चीज जो देखने को मिल जाती है वो है कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, ठीक है। तो रूरल एरियाज में जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, जितने भी ये तुम लोग, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज में वो सब आ जाता है, ये सूत काटना और ये मिट्टी के बर्तन वगैरह और नए नए इम्प्लीमेंट वगैरह बनाना, तो ये सब इसमें आ जाता है कॉटेज इंडस्ट्री में। बांस से कुछ लोग बना रहे हो, तो बांस की डलिया वलिया अचार वगैरह ये सब जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में आता है। तो तुम लोग याद रखना, रस्सी वगैरह बनाना, तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, ये सब भी करना होगा थ्रू दिस आर्टिकल, ठीक है। तो ये याद रखना। तो स्टैंडर्ड लाइफ जीने का अधिकार तुम्हें है, कल्चरल फेस्टिवल्स वगैरह तुम्हारी जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज है तुम उनको भरपूर करो। तो ये सब बात करता है आर्टिकल 43, और कॉटेज इंडस्ट्रीज का प्रमोशन भी करना चाहिए।
तो आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और कहीं से नए आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, और वीडियो पसंद हो तो हमारी तो शेयर वेयर कर देना, लाइक वाइक कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।